हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीएजी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 2018-19 में 101.77% था, जबकि रेलवे ने इसे कुछ बढ़ा चढ़ा करके पेश किया था। क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो? रेलवे की माली हालत पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील कुमार हैं, रेलवे बोर्ड के पूर्व सलाहकार। सर, जो सीएजी की रिपोर्ट है वो उसके क्या मायने हैं? भारतीय रेल की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए कि कितनी हमने आमदनी की और कितना खर्चा किया, उन दोनों के अनुपात को अगर देखा जाए तो उसको हम ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। रेलवेज ने इस बार 2018-19 के लिए ये कहा कि उन्होंने 97 रुपये कमाए, उनका ऑपरेटिंग रेशियो 97.1 था, जबकि सीएजी ने कहा है कि उनका ऑपरेटिंग रेशियो 101.23 था। जब भी कोई चीज़ 100 के ऊपर जाती है तो इसका मतलब कि हमारी आमदनी कम रही और खर्चा ज़्यादा रहा। रेलवेज ने कहा था कि हमने 100 रुपये कमाए और सिर्फ 97 रुपये खर्च किए, जबकि सीएजी का कहना है कि आपने 100 रुपये कमाए और 101 रुपये खर्च किए। इसका मतलब कि अगर असली में देखा जाता तो रेलवेज को करीब 3,000 करोड़ रुपए का उन्होंने अपनी फिगर्स को विंडो ड्रेस किया। इसको किया कैसे गया? उसको किया इस तरीके से गया कि 2 कंपनीज से उन्होंने एडवांस फ्रेट ले लिया, मतलब जिसकी गाड़ी अभी चली नहीं, जो अगले साल में जो रेवेन्यू इनकम होती उसको इस साल में लेके और उसे जोड़ दिया गया एनटीपीसी और कॉनकॉर के लिए। ये बिल्कुल सही है सीएजी का कहना कि ये विंडो ड्रेसिंग थी। इससे माली हालत जो रेलवेज की जो है उसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा डालने की कोशिश की गई। और ये भी समझने की बात है कि रेलवेज में शुरू से ये प्रक्रिया चलती रही है कि पहले खर्चे का हिसाब बनाया जाता है और फिर आमदनी करने की बात कही जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि मार्केट को देखते हुए, सारी परिस्थिति को देखते हुए, रोलिंग स्टॉक को देखते हुए, हमारे पास संसाधन जो भी हैं, संचालन की जो पॉसिबिलिटी है, उसको देखते हुए कितनी इनकम हो सकती है, पहले उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए और फिर उसके बाद खर्चे की बात सोची जानी चाहिए। यहाँ हमेशा यही होता है कि पहले हम खर्चे की बात फिक्स कर लेते हैं अपने बजट में और फिर हम कहते हैं कि हमें इतने मिलियन टन या इतने लाख करोड़ रुपए हमें कमाने चाहिए। ये समझने की बात है। अभी हम प्राइवेटाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। हमने जो कॉस्टिंग की है और जो हमारे खर्चे हैं डिफरेंट मदों में होते हैं, डिफरेंट तरीके के खर्चे होते हैं, उनके ऊपर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी, जब तक उनका बहुत अच्छे से विश्लेषण नहीं किया जाएगा, तब तक हम कुछ भी कर लें रेलवेज फायदे में नहीं आ सकती है। रेलवेज में फायदे में आने के लिए जरूरी है, जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो ट्रैक एक्सेस चार्ज हम प्राइवेट पार्टी से लेने की बात कर रहे हैं। उस ट्रैक एक्सेस चार्ज को अगर हम इन्फ्लेटेड रखेंगे, अपने खर्चे अगर कम नहीं करेंगे तो इन्फ्लेटेड होगा और प्राइवेट प्लेयर भी उसमें मुनाफा नहीं कमा पाएगा। अगर वो मुनाफा नहीं कमा पाएगा तो वो रेलवेज को पैसा नहीं दे पाएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो कई देश हैं जहाँ पे कि प्राइवेटाइजेशन हुआ और वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ और बाद में देश को दोबारा अपने हाथों में उस व्यवस्था को लेना पड़ा। जैसे कि ब्रिटेन में जैसे पहले प्राइवेटाइजेशन हुआ, बाद में फिर उसे वापस लेना पड़ा। भारतीय उसमें भी देखा जाए तो हमारे यहाँ कितनी एयरलाइंस चली। आज भी हम बात कर रहे हैं कि इंडियन एयर इंडिया को हम प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन ही सब चीज़ों का हल है तो इतनी एयरलाइंस क्यों बंद हुई? आज की तारीख में आज का पेपर पढ़ें कि गो एयर ने सिर्फ
रिफंड को देने के बाद ये कहा कि अगर हमें रिफंड देना पड़ा कोविड पीरियड का तो हमें एयरलाइंस बंद करनी पड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा कि हम जब तक अपने खर्चों के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर बदलाव नहीं लाएंगे, चाहे नेशनलाइजेशन हो चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, दोनों चीज़ें तभी चल सकती हैं जबकि हमारा ध्यान केंद्रित हो कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और ऐसी चीज़ें जैसे कि हमने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ले लिया इलेक्ट्रिफिकेशन का, क्या इस इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमारे पास पैसे हैं? ETCS लेवल 2 की बात हो रही है, क्या उसके लिए हमारे पास पैसे हैं या हम उधार लेके करेंगे? अगर हम उधार लेके भी करते हैं तो भी उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। एक छोटी सी बात समझने की है कि हमने ये कहा था कि LIC हमें 1 लाख करोड़ रुपए 5 सालों में देगा। उसके अगर आंकड़े देखे जाएं, आज CAG ने उस पर भी बात की कि उसके बजाय वहाँ से पैसा नहीं मिला तो हमने EBR में हमने पैसे मार्केट से उठाए अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, जो कि ज़्यादा महंगे थे। तो इस बात को समझने की हमेशा ज़रूरत होगी कि जितनी चादर उतना ही पैर हमें पसारना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आप जो सर बात कह रहे हैं उसमें ये भी आपत्तियां हो सकती हैं कि आप विकास की गति को लगाम लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि रेलवे लगातार ये कह रहा है कि हम ट्रैक ठीक कर रहे हैं, हम सिग्नलिंग अच्छी कर रहे हैं, हम नई रेक्स ला रहे हैं, हम वंदे भारत की 44 रेक ला रहे हैं। तो रेलवे लगातार प्रगति और तरक्की की बात कर रहा है और क्वालिटेटिव सुधार की बात कर रहा है। वो बहुत अच्छी बात है, क्वालिटेटिव सुधार की जो बात हो रही है। क्या हम क्वालिटेटिव सुधार ऐसा अपने देश के लिए ला सकते हैं जिसकी हमारी क्षमता है? कुछ एरियाज में ला सकते हैं। सुधार एक साथ इतने बड़े देश के लाने के लिए बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डीजल इंजन मौजूद हैं, उनको अगर हम 3 या 4 साल में लाते, इलेक्ट्रिफिकेशन आज नहीं बहुत सालों से चल रहा है। एक जितने हमारे बजट होते थे उसके हिसाब से जितनी ट्रैफिक नीड, हम इलेक्ट्रिफिकेशन किस लिए करना चाहते हैं कि ट्रैफिक हो। अगर ट्रैफिक नहीं है, फ्रेट की अर्निंग जा रही है, तो फिर हम और हमारे पास एक असेट आइडल करने वाली है, तो इसमें थोड़ी और सूझबूझ की जरूर आवश्यकता है। यानी रेलवे जिस तरीके से हम लोगों को या यात्रियों को बता रही है कि हम विकसित देशों जैसी ट्रेन लाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन लाना चाहते हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाना चाहते हैं, हाई स्पीड ट्रेन लाना चाहते हैं, तो ये सारे एक सपने क्या देश के पास पहले नहीं थे? और क्यों रेलवे इन सपनों के पीछे पहले नहीं जा रहा था, अब जा रहा है? फायदा नुकसान? अगर जैसे हम हाईवे बनाते हैं, मेरे समझ से आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे कि आपने एक तरीके से कॉमर्शियल अकाउंटिंग की बात आप करते थे कि हमें खर्चा और नुकसान या आमदनी, इन तीनों को देखना है। या तो हम इस परिभाषा को बदल दें कि रेलवे में अब ऑपरेटिंग रेशियो या खर्चे का हिसाब नहीं रखा जाएगा। देश एक ऐसी चीज ला सकता है कि हम अकाउंटिंग को ही बदल दें और उसके बाद जिन चीज़ों के ऊपर हमें खर्चा करना है, अगर हमें चीज़ों को सुधारना है, उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, तो उन फंड्स को लाने का तरीका हमें बदलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी देश का विकास जो पिछले कई दशकों पे हो चुका है, उस विकास को लाने की गति यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक बुलेट ट्रेन बहुत अच्छी है, लेकिन एक बुलेट ट्रेन के साथ अगर हम 20 बुलेट ट्रेन्स की बात करेंगे एक साथ में, तो हमें संसाधन की ओर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। वो संसाधन क्या देश से पैदा होगा या उस पे कर्ज लिया जाएगा? अगर कर्ज लिया जाना है तो किस दर पे कर्ज लिया जाएगा, कितनी समय सीमा में लिया जाएगा और उस कर्ज को वापस कैसे किया जाएगा? तो ये चीज़, मैं ये नहीं कहता कि देश को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, सेमी स्पीड ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमारा पूरे देश का साइज क्या है, हमारे यहाँ लोगों की मनोवृत्ति क्या है। हमने एक
जितनी अच्छी ट्रेनें चलाई उनमें हमें क्या एक्सपीरियंस रहा, और जब तक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी हम कोई भी ऐसी चीज लाके हम उसको सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं दे सकते। हाँ, 1 डे 2 डे 5 डेज के लिए दे सकते हैं। सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदल के, और हमें ऐसी चीजें, अगर हमें नई चीजें लानी हैं तो जिन चीजों की अब आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आज आप सीएजी की रिपोर्ट में देखिए, जिनमें पैसा फिर भी डाला गया, उन पैसों को बचाना चाहिए था और उनको ऐसे बुलेट ट्रेन या ऐसी चीजों में लगाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमें अपना दृष्टिकोण बदल के कि जो चीज अब आगे के लिए नहीं उपयोगी है उनको हम पूरी तरीके से बंद कर दें, उनको हम किसी कंसिडरेशन से, पर्सनल कंसिडरेशन हो, इकोनॉमिक कंसिडरेशन हो, पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो, सोशल कंसिडरेशन हो, इन सब में कहीं ना कहीं एक ज्यादा गहराई से सोच के फैसला लेना चाहिए। कौन सा कंसिडरेशन भारी पड़ रहा है कि तमाम बोर्ड होने के बावजूद एक पूरी फौज है, थिंक टैंक है रेलवे के अंदर जो ये सारे फैसले लेता है, विचार करता है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसी कंसिडरेशन है जो उन फैसलों पर भारी पड़ रहा है और ये बिना सोचे या बिना लॉन्ग रन का सोचे ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, सही फैसले नहीं हो पा रहे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि थिंक टैंक नहीं है या लोग सोचते नहीं हैं। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी और रेलवे की इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इन 3 चीजों में तारतम्य और बिठाने की जरूरत है। हम 150 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पे इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इतने डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको कैसे और बेहतर किया जाए। ऐसा नहीं है कि जब रेलवेज पहले भी थी, जब हमारी यही समस्याएं थी, तब हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 90 पे भी था। उस समय क्या था, वही था। तो सोच में कहीं ये बदलाव कि हम जल्दी से जल्दी चीजों को, एक तरफ हम अपना फ्रेट ट्रैफिक नहीं बढ़ा पा रहे थे, हम पैसेंजर ट्रेन के ऊपर घाटा सह रहे थे, और दूसरी तरफ हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे थे जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर था। तो मेरा सोचना ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पुअर है लेकिन वो सोशल और हमारे गरीब मजदूर उनके लिए ज़रूरी है, उनकी फंडिंग हमें रेलवे की फंडिंग से एक अलग तरीके से करनी चाहिए। और कॉमर्शियल जहाँ पे कि हमें सुविधाओं की बात है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जो फंडिंग का तरीका अलग निकालना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें हर चीज़ को रिव्यू करते रहना चाहिए। जैसे हम एक ज़ीरो बेस बजटिंग की बात करते हैं, हो सकता है कि आज हमने बहुत सोच के अच्छी चीज़ की, लेकिन आज से 3 साल बाद लोगों की अपेक्षाएं बदल गईं, लोगों के प्रायोरिटीज़ बदल गईं, तो फिर हमें अपने को बार बार देखने की आवश्यकता है और उसमें कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। और जहाँ तक बोर्ड में मेंबर्स कम हो या ज़्यादा हो, ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जो तरीका है सोच का कि हम आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे, 10 साल बाद कहाँ होंगे, उसके ऊपर, और अगर बीच में हमारी किसी सोच में या हमारे इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में, या जैसे इस साल की बात देखें तो कोविड आ गया। अब कोविड को कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था, लेकिन क्या इसकी वजह से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिले करेंगे, या हम अभी भी उसी रफ्तार से इन्वेस्टमेंट की बात सोचेंगे, जो कि हमारे पास पैसा तो नहीं होगा। अगर मेरा सोचा जाए तो इस साल का शायद ऑपरेटिंग रेशियो बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। पिछले साल में भी जिसकी सीएजी ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने यही बात कही कि रेलवेज ने खुद अपने रिवाइज एस्टिमेट में कहा था कि वो 93 करेंगे, और 93 से 97 क्यों हुआ विंडो ड्रेसिंग के बाद। तो ये एक शायद और सोचने की बात है, सोचने की आवश्यकता है, और ये मिलजुल के सोचना पड़ेगा। हम खाली खर्चों की बात नहीं कर सकते, हम खाली आमदनी की बात नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक वैचारिक लाना, सोच, क्लियर सोच लानी पड़ेगी। और ये भी देखना पड़ेगा कि जिस पथ पे हम जा रहे हैं,
जिस तेजी से जा रहे हैं, पथ सही हो सकता है, रफ्तार भी हमें देखनी होगी और किस रफ्तार से हम जाएंगे ये भी सोचना होगा। रेलवे में जो खर्च है और जिसकी वजह से घाटा होता है, ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा घाटा देता है, जिसे सबसे ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, रेलवेज में बहुत सारे कामों को सबको सेफ्टी रिक्वायरमेंट मान लिया जाता है, लेकिन अगर उसकी विवेचना की जाए तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका कि सेफ्टी से डायरेक्ट और इंटेंस रिलेशनशिप नहीं है। तो मेरे समझ से सेफ्टी के नाम के ऊपर, जैसे आप फुट ओवर ब्रिज कहते हैं, फुट ओवर ब्रिज आप कह सकते हैं कि बनाना चाहिए क्योंकि लोग पार करेंगे, लेकिन ऐसी जगहों पे फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाए जहां पे कि लोगों के आने जाने का, जहां ट्रैफिक बहुत कम है, लिफ्ट्स की बात होती है, लिफ्ट्स लगा दी जाए, पैसेंजर सुविधा के लिए ज़रूर अच्छी बात है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप देखिए, जो सीएजी ने कहा कि हमने जो विंडो ड्रेसिंग की उसमें डीआरएफ, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की, उसको हमने कम कर दिया। तो उसको कम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर उसको आप कम करेंगे तो आज से 3 साल बाद आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं सेफ्टी के ऊपर जिसकी बात हम लोग दिन रात करते हैं, क्या होता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की अगर हमारी कोई असेट पुरानी हो गई तो उसको बदलने के लिए जो हमारे पास पैसा होना चाहिए, वो अगर हमने कम कर दिया तो हम क्या करेंगे? हम उस असेट को ज़्यादातर चलाएंगे, ज़्यादा समय तक चलाएंगे, वो टूट सकती है, वो ख़राब हो सकती है, उससे पैसेंजर्स की सेफ्टी अफेक्ट हो सकती है। तो कहीं न कहीं डीआरएफ का कम होना, एक एडिशनल फ्यूचर का फ्रेट को अकाउंट करना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इस बात का संकेत देती हैं कि हमें इसके ऊपर बैठ के बहुत सोचना पड़ेगा कि हमारा अर्निंग पोटेंशियल क्या है, हमारा पैसेंजर फ्रेट का मिक्स क्या होना चाहिए, कौन सी गाड़ियां हमें चलानी चाहिए, कौन सी बंद कर देनी चाहिए, स्टाफ हमें कितना रखना चाहिए। हमारा जो रेलवे का सबसे ज़्यादा खर्चा है वो स्टाफ कॉस्ट के ऊपर है। हम कहते रहते हैं कि हम इतनी नौकरियां और देंगे, अगर हम नौकरियां और देंगे तो तनख्वाह भी और देंगे, अगर तनख्वाह देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो मैं ये नहीं कहता कि जो पहले हुआ वो अच्छा हुआ या जो आगे होगा वो खराब होगा, लेकिन कहीं न कहीं अभी उसमें एक और गहन सोच की आवश्यकता मुझे ज़रूर महसूस होती है। जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या वो भारी पड़ रहे हैं या उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं? सीएजी ने खुद ही कहा है कि करीब 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी कि लैंड एक्विजिशन वगैरह नहीं हुई, तो उसमें पैसा डालने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं जिनके ऊपर पैसा बच सकता है उन पे बचाना चाहिए। बुलेट ट्रेन देखिए, ये एक अलग टेक्नोलॉजी से आ रही है। बुलेट ट्रेन के बजाय जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है जो आईसीएफ ने बनाई, हमने उसकी जगह के ऊपर एक बाहर की एक टेक्नोलॉजी लाने की बात की, जबकि हमारी ट्रेन को और इम्प्रूव किया जा सकता था। तो हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को जब तक बढ़ावा नहीं देंगे, थोड़ा सा पेशेंस और रख के अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ को लाएं तो वो बेहतर होगा। आज भी देखिए, अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होता तो चाहे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, चाहे सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कौन लेके आएगा? क्या वो अपना पैसा आइडल करेगा? क्या वो ये सोचेगा कि हमें रिटर्न ना मिले तब भी हम करें? सरकार तो फिर भी कर सकती है क्योंकि उसके पास संसाधन है। मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन की कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा सिर्फ घाटे के लिए बहुत दिनों तक रख सकती है। जो प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, अब 151 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी रूट्स पे, वो किस तरीके से वायबल है या उससे लाभ होगा? देखिए, जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं उनके ऊपर अभी तक जितना पब्लिक डोमेन में जो बातें आई हैं, मेरे समझ से अभी भी जिन लोगों को इंटरेस्ट लेना है वो बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रोल्स हैं जो रेलवेज अपने हाथ में रखना चाहती है। इसलिए ये कहना कि वो सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी, इसमें दोनों पार्टीज को बैठ के बहुत सोचना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जब तक भारतीय रेल
अपने खर्चों के ऊपर ध्यान नहीं देगी, उनको इकोनॉमिकली वायबल लेवल पे नहीं लाएगी, तब तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ भी इन चीज़ों के सक्सेस के ऊपर हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। तो रेलवे में काफी बड़े बड़े फेरबदल हुए हैं। खुद रेलवे बोर्ड को ही पूरी तरीके से बदल दिया गया है। 8 रेलवे बोर्ड के सदस्य होते थे, अब 4 रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं। इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो जानकार हैं उनका मानना है कि नई नई प्रोजेक्ट्स के साथ ये भी देखना जरूरी है, जैसा कि सीएजी रिपोर्ट ने बताया, कि जो लाभदायक प्रोजेक्ट्स नहीं हैं उन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना रेलवे को भारी पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं योजना के स्तर पर भारी कमी है, जिसका खामियाजा अंततः रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो के लगातार बढ़ते जाने में दिखाई दे रहा है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।